हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों के एडमिट कार्ड जो हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं और आपका एग्ज़ाम 28 को है या 29 को है, ये भी आप सभी को पता चल गया होगा। फ़िलहाल एग्ज़ाम कभी भी हो, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है। चलिए शुरुआत करेंगे हम आज की अपने मॉक टेस्ट की। तो पहला प्रश्न है आपका, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। ऑप्शन में है महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गौरी। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो आपको नज़र आ रहा है, महमूद बिन कासिम। ठीक है, महमूद बिन कासिम जो है वो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। महमूद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, कब? 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। कहाँ पर किया था? सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था, जो कि अब पाकिस्तान में है। जब आक्रमण किया था तब तो वो हिंदुस्तान में था, लेकिन अब जो सिंध प्रांत है वो पाकिस्तान में है। तो सबसे पहले भारत में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? रक्षा मंत्री, धार्मिक मामलों का मंत्री, प्रधानमंत्री या न्याय मंत्री। तो ये कहा जाता था ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री को। ठीक है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो है वो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ये राजा की सलाहकार परिषद अष्टप्रधान में, ठीक है, राजा की जो सलाहकार परिषद में अष्टप्रधान होते थे उसमें ये मुख्यमंत्री थे। ठीक है, प्रमुख होते थे। अष्टप्रधान में सबसे प्रमुख होते थे प्रधानमंत्री, और राजा के बाद इन्हीं का स्थान प्रमुख है। राजा के बाद इन्हीं का स्थान सर्वोच्च माना जाता था। किसका? प्रधानमंत्री का। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपका राइट आंसर है 1871 ईस्वी में। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण 18 जनवरी 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। कब? 18 जनवरी 1871 ईस्वी में। किसने किया था? बिस्मार्क द्वारा। ऑटो वान बिस्मार्क जो है उसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा किया गया था। कुल 4 बावेरिया, बादेन, कुटमबर्ग और हेंस, इन 4 राज्यों को मिलाकर जर्मन संघ में, ठीक है, इन 4 राज्यों को जर्मन संघ में मिलाकर जर्मनी का एकीकरण किया गया था। कब? 18 जनवरी 1871 में ऑटो वान बिस्मार्क के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, वियना सम्मेलन कब हुआ? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वियना सम्मेलन 1915, 1820, 1815 या 1920। तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर सी, 1815 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1815। 1814 से 1815 ईस्वी के मध्य हुआ था वियना सम्मेलन। ये कांग्रेस में यूरोपीय देशों के राजदूतों का सम्मेलन था। किसका? कांग्रेस में यूरोपीय देशों के राजदूतों का सम्मेलन था, जिसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया राजनेता मेटरनिख द्वारा की गई थी अध्यक्षता। ठीक है, किसके द्वारा? ऑस्ट्रिया राजनेता मेटरनिख के द्वारा वियना सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। कब हुआ था ये? 1814 से 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। हड़प्पा शहर भारत में सबसे पहले खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा?
दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई थी। ये है कहाँ पर? ये पाकिस्तान प्रांत में है, ठीक, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। पहले तो ये भारत में था, लेकिन विभाजन के बाद ये कहाँ पहुँच गया? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पहुँच गया। अगला प्रश्न है आपका, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? पशुपति, प्रकृति, माता या त्रिमूर्ति? तो वैदिक धर्म के लोग प्रकृति की पूजा करना अपना धर्म मानते थे। और प्रकृति में वह किसकी पूजा? सूर्य, इंद्र, धरती, वरुण, अग्नि, ठीक है, जो भी भगवान प्रकृति से संबंध रखते हैं उनका पालन, उनका उपासना करना वैदिक धर्म के लोग जो था उनका मुख्य लक्षण था। ठीक है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति की उपासना, जैसे सूर्य, इंद्र, धरती, वरुण, अग्नि, यम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? गणित, संस्कृत, ज्योतिष, ज्यामिति? तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर डी, ज्यामिति विधि से संबंधित। किस विधि से संबंधित है शुल्ब सूत्र? ज्यामिति विधि से संबंधित है। किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है बौद्धायन के द्वारा। किसके द्वारा? बौद्धायन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, और ज्यामिति विधि से संबंधित है विषय से। अगला प्रश्न है आपका, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ हैं, ये पूछा जा रहा है। त्रिपिटक धर्म जो है धर्म ग्रंथ, वह किस धर्म से संबंधित है? तो ये त्रिपिटक ऑप्शन नंबर ए राइट है, बौद्ध धर्म से संबंधित रखते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब होता है तीन पिटारी। त्रिपिटक का अर्थ है तीन पिटारी। तो इसमें त्रिपिटक कौन कौन से हैं वो आपको बता दें। त्रिपिटक है आपका, एक है विनय पिटक, एक है आपका सुत्त पिटक, और एक है आपका अधिधम्म पिटक। ठीक है, तो ये त्रिपिटक धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव थे। कौन थे? वसुदेव जो थे वो कण्व वंश के संस्थापक थे। 75 ईसा पूर्व में इन्होंने कण्व वंश की स्थापना की थी। किस वंश के बाद? तो शुंग वंश के बाद इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे प्रश्न में पूछता है कि किस वंश के बाद कण्व वंश की स्थापना की गई, तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश की स्थापना की गई वसुदेव के द्वारा 75 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पानियंग, पांचाओ, होटी, सुआंगटी? तो ये हराया था, चीनी जनरल था पांचाओ। ठीक है, चीनी जनरल पांचाओ ने कनिष्क को हराया था। और कनिष्क था तो कौन? कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कौन था? कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का शासक था, जिसे चीनी जनरल पांचाओ ने हराया था। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 11 लेंगे अपना हम। प्रश्न नंबर 11 है आपका, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका जो शासन था वो किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो इसका शासन जो चलाया जा रहा था वो ऑप्शन नंबर सी 1935 भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया जा रहा था। किसके अनुसार? 1935 भारत शासन अधिनियम के अनुसार भारत में शासन चलाया जा रहा था। और संविधान की लागू होने के बाद भी संविधान का जो कई सारा अंश है वो 1935 भारत सरकार अधिनियम का ही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव पद का निर्माण किया गया था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन समाप्त हो गया था तब सचिव पद का निर्माण किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, भारत के नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में मिलता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 148 में
भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति निहित है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 360। ठीक है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स व जीके के मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी हम कुछ ही दिनों में यूपी पुलिस की जीके की मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो लोग जीके यूपी पुलिस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा जो है वो ऑप्शन नंबर है हिंदी को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 343 में हिंदी को संविधान राष्ट्रीय राजकीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। और लिपि है आपकी, किस लिपि को मान्यता प्राप्त है? तो लिपि है आपकी देवनागरी लिपि, और भाषा है आपकी हिंदी। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है कहाँ? तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 7वीं अनुसूची में। कहाँ दिया है? केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, या जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना? तो ये है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना ही प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। ठीक है, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना ही प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई, शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, या बेनेगल नरसिंह राव? तो ये हैं आपके संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के। ऑप्शन नंबर डी, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, बी.एन. राव जिन्हें बोलते हैं, बी.एन. राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, जो कि भारत संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप या ड्राफ्ट कमेटी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और साथ ही इस समिति में 7 अन्य सदस्य भी थे। ठीक है, 7 अन्य सदस्य भी थे इनके साथ। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, या प्रस्तावना? तो भारतीय संविधान के आत्मा की संज्ञा जो है उसके प्रस्तावना को दी गई है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा बोला गया है, क्योंकि प्रस्तावना में ही संपूर्ण संविधान का निहित है। ठीक है, अर्थ निहित है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत राज्यों का एक संघ है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ऐसा शासन भारत में नहीं है। भारत में निर्वाचन प्रणाली है, भारत में चुनाव होते हैं, भारत में राष्ट्रपति चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। भारत में कहीं प्रकार से कोई राजा या उसका पुत्र शासक नहीं होता है। ठीक है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो यहाँ प्राथमिक क्षेत्र की बात हो रही है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र आता है। कृषि वानिकी क्षेत्र जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय ऑप्शन नंबर बी मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है आरबीआई का मुख्यालय, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना, और इसका मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो ये है समिति नरसिंघम समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। नरसिंघम समिति जो है वो बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। ठीक है, कौन सी समिति? नरसिंघम समिति। और ये 1991 में बनाई गई थी। 1991 में आरबीआई के
पूर्व गवर्नर जो थे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे एम नरसिंहम। कौन थे? एन नरसिंहम पूर्व गवर्नर थे। उनके द्वारा इस समिति का निर्माण किया गया था। उन्हीं के नाम पे समिति है नरसिंहम समिति, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र सुधारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में 50 रुपए के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई गवर्नर के, वित्त मंत्री के, सचिव वित्त मंत्रालय के या भारत के राष्ट्रपति के? तो 50 रुपए के करेंसी नोट पे भारत के आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, आर के षणमुखम शेट्टी, जगजीवन राम। तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वो गुलजारी लाल नंदा हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो कि इस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1957, 1956, 1955 या 1954? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1956 ईस्वी में। ठीक है, और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। स्थापना इसकी 1956 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, OLTS किससे संबंधित है? तो OLTS मतलब होता है आपका ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम। और यह है किससे संबंधित? यह है ऑप्शन नंबर ए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित है। ठीक है, चालान विवरण में ऑनलाइन भुगतान किए गए कर का विवरण प्राप्त करने व रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए यह एक पहल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रुपए के लिए ISO कोड क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय रुपए के लिए ISO यानी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन कोड क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ISO 4217। ये कोड है भारतीय रुपए के लिए मानक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 30 है, दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? कांडला, मुंबई, कोची या कोलकाता? तो मुंबई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है और मुंबई को ही भारत की आर्थिक वित्तीय राजधानी भी कहते हैं। क्या? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं? तो सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी परियोजना सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 है आपका, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर, अजय, मयूराक्षी या स्वर्णरेखा? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर। ठीक है, जो कि झारखंड का एक जिला है जमशेदपुर, स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, डोम राजा का महल कहाँ स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। डोम राजा का महल उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? झांसी, मथुरा, वाराणसी, आगरा? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है डोम राजा का महल। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किसके एक क्षेत्र से है? ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में है बुंदेलखंड क्षेत्र से, पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से या मध्य क्षेत्र से? तो लोक नृत्य राहुला का संबंध जो है वो ऑप्शन नंबर ए, बुंदेलखंड क्षेत्र से पड़ता है। किस क्षेत्र से? बुंदेलखंड क्षेत्र से पड़ता है। प्रश्न नंबर 36 आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है कि उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं लोकसभा सीटें। कितनी? 80 सीटें हैं लोकसभा। अगला प्रश्न है आपका,
उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित हैं? तो उत्तर प्रदेश में इनका संबंध जो है वो इलाहाबाद से है, क्योंकि इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, जो कि अब प्रयागराज में है। तो मोहम्मद कैफ जो है वो सभी को पता है, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, खरवाड़ नामक जाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? तो खरवाड़ नामक जो जाति है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, ऑप्शन नंबर बी राइट है, मिर्ज़ापुर जिले में निवास करती है आपकी खरवाड़ नामक जाति। अगला प्रश्न है आपका, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, जेन जॉनसन, जॉनी शॉल्क, जॉन हैरिसन। तो पोलियो के टीके की खोज की गई थी ऑप्शन नंबर सी, जॉन ई शॉल्क के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन ई शॉल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई थी। अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न नंबर 40 पढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो। तो भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट हो जाएगा, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, हरी मेहंदी में निम्न में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लासोन नामक पदार्थ जो है वो हरी मेहंदी में पाया जाता है, जिस कारण उसका रंग जो है वह लाल हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में किसकी रचना है? अष्टाध्यायी आपसे पूछ रहा है, पाणिनि, सुबंधु या भारद्वाज। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, पाणिनि। पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है अष्टाध्यायी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? पीगू, कीन्स, लूक, एडम स्मिथ। तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। अगला प्रश्न है आपका, आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो ऑप्शन नंबर डी, सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? सुनील गावस्कर के द्वारा आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है आपसे, करंट का क्वेश्चन है ये, ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर मेडल। ठीक है, रजत पदक जीता है ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा भारत। ठीक है, पहले संस्करण की मेज़बानी जो है वो भारत द्वारा की जाएगी ग्लोबल इंडिया एआई 2023 के सम्मेलन की। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ आपका, मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस को कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, उनके जन्मदिन पे 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला प्रश्न आपका, हर साल वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल वर्ल्ड वाइड वेब दिवस जो है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इन्फोसिस। तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, NHAI। इसके द्वारा हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 50 की हाल ही में मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? रक्षा मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है मेरा माटी मेरा देश। ठीक है, जैसे जहाँ से 9 से 15 अगस्त के मध्य ये अभियान चलाया गया था, मेरा माटी मेरा देश। किसके पहल से? ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल से। एक ही लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन कावेरी या ऑपरेशन वंदे मातरम। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करना है आंसर इसका, जिसको भी पता है। करंट का क्वेश्चन है ये, अभी हाल ही में इजराइल और हमास के युद्ध चल रहे थे, उसमें ये युद्ध
जो हो रहे हैं उसमें भारतीय जो वहाँ फंसे हैं इज़राइल में, उनको भारत वापस लाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। कौन सा अभियान है ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्ज़ाम आपका काफ़ी करीब है। तो यही कहना चाहूँगी कि वीडियो को देखिए, पूरा देखिए। सभी प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। तो फिर मिलते हैं कल एक नए मॉक टेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी में ऐसे ही लगे रहिए।